नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। पिछले वीडियो में अपने मनु के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र और शासक में क्या गुण होने चाहिए थे उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम मनु के अनुसार मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करेंगे कि मंत्रिपरिषद किस प्रकार की होनी चाहिए, मंत्रियों में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। मनु ने स्वीकार किया है कि मंत्रिपरिषद राज्य कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अनिवार्य संस्था होती है। वह इससे युक्त राजा ही धर्म दंड का उचित प्रयोग कर सकता है। मनु ने शासकीय शक्ति को अकेले राजा द्वारा प्रयुक्त किए जाने को अनुचित व अव्यवहारिक माना है तथा यह स्पष्ट किया है कि शासकीय शक्ति का संव्यवहार संस्थागत रूप में ही किया जाना उपयुक्त होगा। मंत्रिपरिषद की महत्ता का स्पष्टीकरण करते हुए मनुस्मृति में कहा गया है कि सहज कार्यों को करने के लिए भी व्यक्ति के लिए सहायकों का होना आवश्यक है। अतः महान उत्तरदायित्व से युक्त राज्य कार्य का अकेले राजा के द्वारा संपादित किया जाना तो किसी प्रकार संभव नहीं है। मंत्रिपरिषद की इसी महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए मनु ने शासक को परामर्श दिया है कि वह राज्य कार्य के सुचारू निर्वाह हेतु 7 या 8 मंत्रियों की नियुक्ति करे और उनके परामर्शों की सहायता से अपने कार्यों को संपन्न करे। मंत्री पद पर नियुक्ति हेतु क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। मनुस्मृति में मंत्री का उच्च कुल में उत्पन्न होना, मनुस्मृति में मंत्री का उच्च कुल में पैदा होना एक आवश्यक योग्यता के बारे में स्वीकार किया गया। मनुस्मृति में शास्त्रों के ज्ञान, शूरवीरता, शस्त्र विद्या में निपुणता एवं योग्यता के अन्य समस्त परीक्षणों में सफलता आदि को मंत्री के आवश्यक गुणों में सम्मिलित किया गया है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह विद्वान एवं धर्मात्मा ब्राह्मण मंत्री से राज्य के आवश्यक कार्यों में सहयोग प्राप्त करे। स्पष्ट है कि मनु ने मंत्री के लिए उच्च कुल में जन्म लेना आवश्यक माना है और धर्मात्मा एवं विद्वान होना आवश्यक है। मनु ने शूद्र को मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए सर्वथा अयोग्य माना है तथा व्यक्त किया है कि यदि शूद्र अपनी योग्यताओं आदि के आधार पर मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त भी प्रतीत होता है तो भी उसे मंत्री नहीं बनाना चाहिए। इस संदर्भ में शूद्रों के प्रति भेदभाव का मनु ने कोई तर्कसंगत कारण भी प्रस्तुत नहीं किया है। मनु ने कहा है कि मंत्री को वंश, परंपरा एवं चारित्रिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। मनु के अनुसार मंत्री को बुद्धिमान, स्थिरचित्त अर्थात आपत्ति काल में भी न घबराने वाला व शत्रु पक्ष के दबाव से राज्य हित के विपरीत आचरण को न करने वाला होना चाहिए। मनु ने मंत्रियों को आलस्य रहित, ज्ञानी व अपने कार्य के प्रति उत्साही होना भी आवश्यक माना है। मनु ने विशिष्ट मंत्रियों के लिए विशेष योग्यताओं का भी निर्धारण किया है। उनके अनुसार धन धान्य के संग्रहण हेतु उन मंत्रियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो शूरवीर, उत्साही एवं कुलोत्पन्न, शुद्ध चित्त अर्थात रिश्वत न लेने वाला हो। अब मंत्रियों के दायित्व एवं अधिकार। मनुस्मृति में मंत्रियों के विशिष्ट दायित्व के संबंध में विस्तृत विवेचन उपलब्ध नहीं होता।
ग्रंथ में विभिन्न पदों पर नियुक्त किए जाने वाले एवं परीक्षण विधि के संबंध में विवेचन के आधार पर ही मंत्रियों के दायित्व एवं अधिकारों का स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक है। मनु का कथन है कि विभिन्न राज्य कार्य हेतु अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिनका कार्य राज्य कर्मचारियों के कार्यों की देखभाल करना होना चाहिए। इसी प्रकार यह स्पष्ट किया गया है कि मंत्री को आलस्य रहित होकर नागरिकों द्वारा किए गए कार्यों को भी देखना चाहिए। इस प्रकार मंत्रियों का यह कर्तव्य माना गया है कि प्रजा एवं राज्य कर्मचारी के कृत्यों का निरीक्षण करते रहें। ग्रंथ में एक प्रसंग में कहा गया है, मंत्री सहित जिस राजा के राज्य करते हुए राज्य में चोरों आदि से प्रजा अपरत होती है, वह राजा मरा हुआ है, क्योंकि राजा को प्रजा का रक्षक माना गया है। मनु ने शासकीय कार्यों को संपन्न करते समय राजा को मंत्रियों के साथ संधि, विग्रह, स्थान, समुदाय, श्रवण या धान्य आदि के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। मंत्रियों से परामर्श की अनिवार्यता का प्रतिपादन करते हुए मनु ने कहा कि राजा के समक्ष नीति निर्णय के किसी प्रसंग में धर्म संकट उपस्थित होने पर उसे मंत्रियों की सम्मति से धर्म के मार्ग को निश्चित करना चाहिए। मनु ने दूसरे राष्ट्रों में दूतों की नियुक्ति, भेजे गए गुप्तचरों एवं दूतों के कार्यों के निरीक्षण इत्यादि कार्यों में शासक को मंत्रियों से मंत्रणा करने का परामर्श दिया है। तब मंत्रियों का यह दायित्व माना है कि वे उपयुक्त विषयों पर शासक को उपयुक्त परामर्श दें। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मनु ने मंत्री परिषद को महत्वपूर्ण दायित्वों से युक्त माना है। अब मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में शासक द्वारा मंत्रियों से मंत्रणा किए जाने के संदर्भ में दो विभिन्न विधियों का विवेचन प्राप्त होता है। मंत्री परिषद के सदस्यों से पृथक पृथक गोपनीय विचार विमर्श एवं संपूर्ण मंत्री परिषद से सामूहिक रूप से विचार विमर्श। मनुस्मृति में परिस्थिति के अनुसार शासक को दोनों विधियों का प्रयोग करने का परामर्श दिया गया है। मनु के अनुसार शासक को महत्वपूर्ण व जटिल समस्याओं पर मंत्री परिषद के सदस्यों से पृथक पृथक एकांत में मंत्रणा करनी चाहिए एवं सब सदस्यों से मंत्रणा करने के उपरांत सब विवेक से निर्णय लेना चाहिए। किंतु सामान्य शासकीय कार्यों के संदर्भ में मनु सामूहिक रूप से की गई मंत्रणा को उपयोगी मानते हैं। अब मंत्रणा की गोपनीयता। मनु ने मंत्रणा की गोपनीयता की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। इस संदर्भ में मनुस्मृति में मंत्रणा के लिए उपयुक्त स्थल, मंत्रणा का समय व आवश्यक परिस्थितियों का स्पष्ट विवेचन किया गया है। मनु का मत है कि जिस राजा के मंत्र को दूसरे लोग नहीं जानते, वह राजा कोष से हीन होने पर भी संपूर्ण पृथ्वी का भोग करता। इस प्रकार मनु ने मंत्र की गोपनीयता को राजा एवं राज्य के वैभव में वृद्धि के लिए आवश्यक माना। मनु ने मंत्र की गोपनीयता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से मंत्रणा के समय को भी महत्वपूर्ण माना है। मनु का मत है, मध्याह्न अथवा अर्धरात्रि में मानसिक खेद व अशांति से रहित होकर शासक को मंत्रियों से मंत्रणा का कार्य करना चाहिए। अर्धरात्रि एवं दिन के मध्य का समय सामान्य रूप से समस्त व्यक्तियों हेतु विश्राम का समय होता है। अतः इस समय के चयन का औचित्य संभवतः यह है कि ऐसे समय में मंत्रणा में व्यवधानों की उपस्थिति की आशंका न्यूनतम रहेगी। मंत्रणा स्थल के रूप में मनु ने निर्जन वन,
पहाड़ एवं एकांत प्रसाद को उपयुक्त माना है। मंत्र की गोपनीयता के निर्वाह की दृष्टि से स्वाभाविक रूप से ऐसे स्थान मंत्रणा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो सकते हैं। मनु ने मंत्रणा के लिए आवश्यक परिस्थितियों का विवेचन किया है। ये परिस्थितियां मंत्र की गोपनीयता बनाए रखने के लिए अनिवार्य मानी गई हैं। उनके अनुसार मंत्रणा स्थल से मंत्रणा के समय बुद्धिहीन, मूक, बधिर, त्रियक योनि से उत्पन्न पक्षी, तोता, मैना इत्यादि, अत्यंत वृद्ध व्यक्ति, मलेच्छ रोगी, स्त्री व्यंग, कमी अधिक अंग वाले सभी को हटा देना चाहिए, क्योंकि इन व्यक्तियों की अस्थिर बुद्धि के कारण ये अपमानित होने पर मंत्र का अन्यत्र भेदन कर सकते हैं। मनुस्मृति में वर्णित शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद की व्यवहारिक एवं प्रभावपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है। इस संदर्भ में मनु का दृष्टिकोण व्यवहारिक है। मंत्रियों को शासन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते समय मनु ने उन्हें पद पर नियुक्त किए जाने से पूर्व उनकी योग्यता एवं उपयुक्तता के समुचित परीक्षण को अनिवार्य माना है। धन्यवाद।